तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं ये हम लोग देख रहे थे। और हम लोगों ने बॉन्ड का मतलब समझ लिया था कि बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, उसमें एनर्जी मैंने कहा था बॉन्डिंग के टाइम पे एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बॉन्डिंग के टाइम पे एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी डायग्राम देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और जो डिफरेंट थ्योरीज हैं ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, उसमें से थ्योरी ऑफ वैलेंसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले एनर्जी डायग्राम देखते हैं। देखो, एनर्जी डायग्राम फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसमें पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी इसमें काफी जगह मार्क कर दूंगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए, देखिए एनर्जी डायग्राम क्या है पहले समझिएगा। देखिए, जब भी दो एटम होते हैं ना, दो एटम, और अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अगर वो लार्ज होता है तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो अगर डिस्टेंस लार्ज होगा तो ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। तो बहुत दूर है तो ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर एटम बहुत दूर दूर है, इस जगह बहुत दूर है, तो यहां पे नो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, जीरो है। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस, ये आर, इस पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस प्लॉट किया गया है, इस पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इस पे प्लॉट किया गया है, और इस पे एनर्जी प्लॉट की गई है। तो जैसे जैसे वो पास आते हैं, ये आर कम होता है, इस जगह पे 74 पिकोमीटर है, तो जैसे जैसे आर कम होता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते हैं। तो जब एटम पास आ गई है, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई, कुछ होगी, मान लेते हैं यहाँ पर सपोज करो कि कुछ -50 किलो जूल, ये एनर्जी रिलीज हो गई। फिर और पास आ गए तो और एनर्जी रिलीज हो गई, -60 जूल, कुछ ऐसी हो गई। फिर और एटम पास पास आए तो -70 जूल, इस तरह से, और पास पास आए तो और ज़्यादा, तो ये -150, इस तरीके से एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, तो जब एनर्जी, अब मैं ये जो मार्क किया मैं इसको हटा दूं जिससे मुझे समझाने में आसानी रहे। तो ग्रीन वाला कर्व देखिए आप, वो नेगेटिव में जा रहा है, ग्रीन वाला कर्व नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है ना, ये नेगेटिव में जा रहा है। ये एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम हाइड्रोजन के लिए, ये मैंने ये हाइड्रोजन के लिए दिखाया है, या हाइड्रोजन है दोनों। तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में लीस्ट डिस्टेंस होगा, लीस्ट डिस्टेंस फॉर विच देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो
तो लीस्ट डिस्टेंस जहां पर अभी भी अट्रैक्शन है, तो मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है ये -436 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, वो पर मोल मेजरमेंट होता है, नहीं तो वो बहुत कम एनर्जी आएगी। मतलब मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के लिए है ये। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है कि मैक्सिमम मतलब ये 1 मोल, ये मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिएगा। तो 6 मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हुई है। उसके बाद अगर एटम पास आएंगे, ये किसने, अविशार ने पूछा था, तो वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद अगर एटम पास आएंगे, उसके बाद 74 पिकोमीटर से, और ये ऐसे, तो यहां पे जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है वो लेस देन 74 पिकोमीटर है। तो यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन है ना, वो डोमिनेटिंग हो जाता है। तो न्यूक्लियस रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन कम होने लगेगा, एनर्जी बढ़ने लगेगी। देखिए रिपल्सिव फोर्सेस आने लगेंगे, तो एनर्जी देखिए फिर से बढ़ने लगी, ये फिर बढ़ने लगी। और एक डिस्टेंस के बाद फिर एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव आने लगी। तो इस डिस्टेंस 74 पिकोमीटर से वो पास जाएगा ही नहीं। 74 पिकोमीटर के बाद वो और पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि तब रिपल्सन बढ़ने लगेगा। तो 74 पिकोमीटर पे रुक जाएगा। तो जो 74 पिकोमीटर है, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ है दो एटम के बीच में। दिस इज बॉन्ड लेंथ। और जैसे ये H2 के लिए, ये मैंने H2 के लिए दिखाया है, तो जो कोवेलेंट रेडियस है, जिन लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है, कोवेलेंट रेडियस 74/2 ये आ जाएगा, यही 37 पिकोमीटर, ये कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो फिर वो आयनिक रेडियस हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं कि अट्रैक्शन होता गया, जहां मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, लीस्ट डिस्टेंस होगा, बस वहीं पे रुक जाएगा। उससे ज्यादा पास जाएगा ना, तो फिर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, तो जाएगा ही नहीं उससे पास में। तो ये एनर्जी डायग्राम है ये, ठीक है ना। फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, एनर्जी कम क्यों है हुई, देखिए जब भी अट्रैक्शन होगा, अभी मैं पिछले लेक्चर में समझा रहा था ना कि जब अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि अट्रैक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ना। हमेशा जब भी याद रखिएगा, जब भी वो तो मैं काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल लेता हूं, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी हमेशा कम हो जाएगी। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे दो मैग्नेट ले लो और एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, तो दोनों चिपक जाएंगे। तो चिपकने के बाद दोनों रुके रहेंगे ना, वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं। और अगर रिपल्सन होगा तो उनको पास ले आओगे तो दूर हट जाएंगे। तो इसका मतलब एनर्जी है, रिपेल कर जा रहे हैं। और अट्रैक्शन होने के बाद देखो रुके रहेंगे। तो जहां भी अट्रैक्शन होता है वहां एनर्जी कम होती है। ठीक है ना, जहां भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम होती है। अब देखिए ये भी चीजें देखिए, जब ये पूछा था कि जैसे दो एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन यहां की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करेगा ना, इस तरह से, ये यहां भी इस तरह से ये, तो वो तो सारे पेयर बनते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका हुआ थोड़ी ना है। जहां पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा वहीं पे वो क्या होंगे, वो वाली पोजीशन आ जाएगी। और फिर जब बॉन्डिंग हो जाती है ना,
तो बॉन्डिंग हो जाती है तो दोनों का ज्वाइंट न्यूक्लियस बन जाता है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट न्यूक्लियस बन जाता है, कुछ ऐसा, मतलब सुपर पोजीशन का प्रिंसिपल लगता है। और इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये पुराने वाले न्यूक्लियस हटा दे रहा हूं मैं, ये एक इनका रिजल्टेंट न्यूक्लियस बन जाता है, रिजल्टेंट। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन इस रिजल्टेंट न्यूक्लियस के अबाउट मूव करते हैं, ये एक रिजल्टेंट आ जाता है। मतलब नो डाउट वो रिजल्टेंट कोई दिखेगा नहीं आपको, वो इमेजिन कर सकते हो आप भाई, ऐसे समझिए ना, इसके लिए एनालॉजी भी समझिए। जैसे एक क्या बोलते हैं, लड़का है बॉय, एक लड़की है गर्ल, दोनों मैच्योर हैं। तो बॉय के जो डिसीजन है, जो अपने लाइफ में डिसीजन लेगा, वो अपने फादर मदर से लेगा। तो फादर ऑफ बॉय, मदर ऑफ बॉय, इनसे डिसाइड होंगे उसके लाइफ के डिसीजन। और लड़की के डिसीजन जो होंगे, उसके फादर ऑफ गर्ल एंड मदर ऑफ गर्ल, इनसे डिसाइड होंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, इन दोनों की शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है। तो अब क्या होगा कि फादर ऑफ बॉय, फादर ऑफ गर्ल, मदर ऑफ बॉय, मदर ऑफ गर्ल, ये होगा। अब दोनों बॉय और गर्ल है ना, वो इसके अबाउट डिसीजन लेंगे। अब लड़के को कोई भी डिसीजन लेना होगा तो लड़की के फादर मदर से भी बात करनी होगी। लड़की को कोई डिसीजन लेना होगा, उसको लड़के के फादर मदर को मतलब कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अब लेने को तुम कह दो नहीं सुनना, बात अलग है, लड़ने पे आ जाओ तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, एक कलेक्टिव डिसीजन होगा चार लोगों का, क्योंकि दो फैमिलीज की बात हो गई। वो भले ही जॉब करके अमेरिका में रहें, लेकिन वो कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, और अगर वो फैमिली को मानते हैं तो उनको अपने फादर मदर से, लड़का अपने घर में फादर मदर से बात करेगा, लड़की अपने फादर मदर से बात करेंगे, दोनों फिर एक दूसरे के फादर मदर से बात करेंगे, डिस्कशन होगा ना, तो एक रिजल्टेंट न्यूक्लियस आ जाता है। आप मेरी बात समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूं? बताइए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये मैं कह रहा था कि ये एनर्जी डायग्राम था, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखिए, एक NaCl के लिए दिखाया गया इसी तरह। देखिए अब ये, वो पहले H2 था, अब ये NaCl के लिए दिखाया गया है। Na+ और Cl- के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो देखिए, जब ये देखिए ये R दिया है, जब ये 600 पिकोमीटर, ये इस जगह, तो अट्रैक्शन है। अब मतलब रफली ये मेरे ख्याल से 1000 पिकोमीटर होगा। जब 1000 पिकोमीटर होगा तो नो फोर्स, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, कोई फोर्स नहीं है। करीब करीब 1000 pm, एक गैस कर रहा हूं मैं भाई, इतना 600 है तो उसके डबल से कम है। ये 600 पे देखिए अट्रैक्शन है, ये मतलब एनर्जी जो है ना, ये करीब करीब ये 600 है, तो -200 है करीब किलो जूल पर मोल। फिर जब जिस समय R जो है ना 236 आ जाता है पिकोमीटर, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन है ये, और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज 589 है, 589 पिकोमीटर। इसके बाद इससे भी करीब आएंगे ना, तो देखिए फिर एनर्जी बढ़ने लगेगी, फिर पॉजिटिव होने लगेगी। तो 180 पे जाके देखिए, 180 पिकोमीटर पे देखिए रिपल्सन डोमिनेटिंग हो जाएगा। जब एनर्जी पॉजिटिव होगी तो समझ जाओ रिपल्सन डोमिनेटिंग है। जब एनर्जी पॉजिटिव होगी तो समझ जाओ कि रिपल्सन जो है ना, रिपल्सन जो है डोमिनेटिंग है। देखिए ना, ये मतलब अगर Na+ और Cl- अगर 180 पिकोमीटर से, Na+ और Cl- 180 पिकोमीटर से कम डिस्टेंस पे आए तो उनमें रिपल्सन हो जाएगा। तभी उसकी देखिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, ये सब पॉजिटिव है।
ठीक है ना, और 236 से पर मैक्सिमम अट्रैक्शन है जब वो 236 पिकोमीटर अपार्ट है। तो ये देखिए एनर्जी डायग्राम इसको बोलते हैं कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सिस्टम की एनर्जी कम होती है, और वो डिस्टेंस के साथ एक ग्राफ आपके लिए मैंने 2 ग्राफ जो है आपको दिखाए। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग जो है ना आते हैं थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक तो इंट्रो चल रहा था, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये तो थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में देखिए मेन 3 थ्योरीज आपको पढ़नी है। हाँ मतलब देखो वो तो ग्राफिकल है ना कि जब जब देखो पॉजिटिव में रिपल्सन डोमिनेटिंग नहीं, इस तरह बोलो, जब रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, मतलब रिलीज नहीं हो रहा है, तो उस डिस्टेंस तक वो जाएंगे ही नहीं, दूर नहीं हो जाएंगे। वो तो हमने ग्राफ से बना लिया कि इतना होगा तब ऐसा होगा, इतना होगा तो ऐसा। मैक्सिमम अट्रैक्शन के बाद रिपल्सन चालू होगा तो उससे ज्यादा पास वो जाएंगे ही नहीं। भाई जैसे आप ऐसे समझो ना कि जैसे आपको सपोज करिए कि आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, सपोज करिए कि आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो आइसक्रीम और आपके बीच में अट्रैक्शन है, तो आपने आइसक्रीम खा ली, तो आपने सपोज करिए कि एक कोन खा लिया, फिर अभी आपको अच्छी लग रही है, फिर आपने दूसरा कोन भी खा लिया। अब आपकी इच्छा काफी भर गई, लेकिन थोड़ा सा भी और मन है, थोड़ा सा भी और मन है, तो आपने आधी आइसक्रीम और खा ली। लेकिन अब आपका मन पूरी तरह से भर चुका है आइसक्रीम खाने से। अब आपको कोई खिलाएगा ना तो आप नहीं खाओगे, कोई जबरदस्ती खिलाएगा ना तो तब भी नहीं खा पाओगे ना। तुम कहोगे अब बिल्कुल मन नहीं है, अब मैं खाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, सॉरी अब मैं नहीं खाऊंगा। तो बताओ और ज्यादा आइसक्रीम खाओगे ही क्यों तुम? क्योंकि तुम अपने मैक्सिमम अट्रैक्शन पे को क्रॉस कर चुके हो ना। तो वही चीज होती है, आप कभी भी खाना खाते हो तब तक खाते हो जब तक आपकी इच्छा ना खत्म हो जाए। अब वैसे आजकल ये है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ध्यान रखते हैं। आजकल तो हम लोग एक कटोरी दाल खाएंगे, एक कटोरी सब्जी खाएंगे, एक चपाती खाएंगे, तो आपको क्या नाम जब वो अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। अब आपको नहीं, मुझे तो करनी होती है, ठीक है ना। अभी तो ये 4 महीने लॉकडाउन में फिजिकली इनएक्टिव होने की वजह से मेरा ब्लड शुगर ही बढ़ गया, तो फिर मैंने जो है वो क्या बोलते हैं जो है खाने के पोर्शन को कट किया, और मैंने ध्यान दिया कि मैं कौन कौन सी चीज़ें खा रहा हूँ, तो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल किया मैंने। मैं आई एम नॉट डायबिटिक, मैं डायबिटिक नहीं हूँ, लेकिन प्री डायबिटिक वाली स्टेज होती है, प्री डायबिटिक वाली। अगर हम इस एज में, मेरी एज में अगर बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं तो प्री डायबिटिक वाली स्टेज आ जाती है। तो मैंने कंट्रोल किया उसको और उसको नॉर्मल उस पर लेके आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर वैसे भी देखो ना कि अगर हम खाना खाते हैं तो एक टेस्टी लगता है, लेकिन थोड़ा खाने के बाद फिर इच्छा खत्म हो जाती है। ये नेचुरल सिस्टम है ना। आप पानी पीते हो, जब इच्छा खत्म हो जाती है तो पानी पीना बंद कर देते हो, है ना। जबरदस्ती कभी पानी नहीं पीना चाहिए, कभी भी। लोग कहते हैं ना कि वाटर खूब पीना चाहिए, नहीं, बॉडी को जितना जरूरत है उतना वो प्यास लगाएगा। प्यास नहीं है तो बॉडी को जरूरत नहीं है। जबरदस्ती पियोगे ना तो क्या बोलते हैं, बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये किडनी को इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है। ये ब्रेन में स्वेलिंग आ सकती है अगर आप जबरदस्ती पानी पियोगे। और ये भी मत समझना, लोग कहते हैं ना खूब गर्म पानी पीना चाहिए, खूब गर्म पानी पीना चाहिए, ये भी मत समझना, ठीक है ना।
पानी बहुत ज्यादा गर्म, क्या मतलब बस कुनकुना पानी हो सकता है सर्दियों में, और चिल्ड वाटर नुकसान वाला होता है, और बॉइलिंग वाटर नुकसानदेह होता है पीने के लिए। तो वो बॉडी डिसाइड करता है। तो वही चीज है। तो अब हम लोग क्या करें, जो ये थ्योरी ऑफ वैलेंसी है, देखिए ये सबसे ज्यादा टाइम हम लोग इसी में लगाएंगे वैसे, क्योंकि इसमें सारे हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ये सब सीखने हैं, और ये बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड है। लेकिन जिसने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है पूरा, वो परेशान नहीं होगा। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल थोड़ा बहुत तो जानते ही हो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8, इस तरह से। तो बस बाकी ये जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। अपना धीरे धीरे एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करो, ठीक है। उसके बाद फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये मॉडर्न थ्योरीज हैं, ये बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, एसपीडीएफ पर बेस्ड है। ये प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो यही मेन 3 थ्योरीज है हमारी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ वैलेंसी से। देखिए थ्योरी ऑफ वैलेंसी जो है ना, ये लुईस, कॉसेल और लैंगमुइर, इन 3 लोगों ने डेवलप किया था। तो इसके मेन पॉइंट्स देखें क्या है। तो देखिए पहला मेन पॉइंट ये है कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस and every atom has tendency to attain nearest inert gas electronic configuration। इनका कहना यह है कि देखिए इनर्ट गैस इनर्ट है, इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जिन बच्चों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है, मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेशली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वही इंपॉर्टेंट है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। वही इंपॉर्टेंट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो अगर कोई इनर्ट है तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसे इनर्ट बना रहा है। तो इनर्ट गैसेस इनर्ट है, इनएक्टिव है, तो इसका मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है जो उनको इनर्ट बना रहा है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दुनिया के हर एटम की ख्वाहिश होती है कि वो अपने नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले, ठीक है ना। होल्ड करिएगा, हाँ हाँ रुको 10 मिनट। तो मेरा ये कहना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, कि ये नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहेगा। जैसे क्या होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे वो क्या बोलते हैं जो है लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का, तो हर एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर एमपी की एक ख्वाहिश होती है कि वो पीएम बन जाए। क्योंकि पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ये मोस्ट पावरफुल होता है। तो हर एमपी की ख्वाहिश होती है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का, कि वो पीएम बन जाए, मोस्ट पावरफुल बन जाए, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि हर एटम की ये टेंडेंसी होती है। अब देखिए, ये देखिए मैंने पीरियोडिक टेबल यहां पे इसलिए दिखाई है, देखिए कि देखिए ये इनर्ट गैसेस हैं, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट का मतलब है ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहेगा, नियॉन का। फ्लोरीन किसका, नियॉन का। नाइट्रोजन किसका, नियॉन का। सोडियम भी किसका करना चाहेगा, नियॉन का, ठीक है ना। नियरेस्ट का मतलब ये नहीं कि उस लाइन का। मैग्नीशियम भी किसका करना चाहेगा, नियॉन का। नियरेस्ट का मतलब है जहां पे आसानी से हो जाए,
जो नियरेस्ट पड़े, ठीक है ना, क्लियर। अब लिथियम है, लिथियम जो है ना, लिथियम जो है नियॉन थोड़ी ना बनेगा, लिथियम जो है ये बनेगा हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, तो उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट रूल। जैसे हाइड्रोजन ये काम कर रहा है, 1 है, 2 हाइड्रोजन है, शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। लिथियम 2,1 तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये, तो लिथियम प्लस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम हो जाएगा। तो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, इसे कहा जाता है क्या, ड्यूप्लेट रूल, ड्यूप्लेट रूल। ठीक है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अदर इनर्ट गैसेस, दैट इज कंप्लीशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, अदर गैसेस के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जैसे NaCl देखो, NaCl सोडियम 281 था, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया 28, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन आ गया ये। क्लोरीन 287 था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 288 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन आ गया ये। अब दोनों इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही आयनिक बॉन्ड है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बता दूं, ये दिमाग में मत रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वही इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो कोई भी ले सकता है सराउंडिंग में, क्लोरीन ने कहीं से हासिल किया इलेक्ट्रॉन, किसी और का भी, और चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, अगर वो पास पास से गुजरे, उनमें अट्रैक्शन हो गया और तो वो आयनिक बॉन्ड बन गया। खैर, ये अभी जब आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, सिर्फ इतना आसान नहीं है, इसमें एटमोइजेशन होता है, आयनाइजेशन होता है, बहुत 5 स्टेप होती हैं, बताऊंगा मैं बॉन्ड हैबर्ट साइकिल में। अब मीथेन में देखिए, मीथेन में कार्बन 2,4 है, तो इसने देखिए ये पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए अब, और हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, 1 था ये। तो ये ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल है। अभी स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा, पहले समझा दूं। फिर देखिए, जो ड्यूप्लेट पूरा करना है या ऑक्टेट पूरा करना है, ये 2 तरीके से किया जा सकता है। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंसी, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और कोवैलेंसी। याद रहे, कई लोग सोचते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई स्पेशल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, 2 वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्रैक्टिस लेते हुए कम से कम 5-6 वीडियो बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, वही तो मेन है। H2SO4, HClO4, इन सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, HNO3, K2Cr2O7, KMnO4। तो ये थ्योरी ऑफ वैलेंसी है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा छोटा कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए।
थ्योरी ऑफ वैलेंसी। जो नए बच्चे हैं उनको कॉपी पे नोट करना है पूरा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब हम लोग अगली मीटिंग में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड।